हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 17वां वीडियो है। और इससे पहले 16 वीडियो देखने के लिए आपको या तो प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, और या फिर कुछ समय बाद आई बटन में लिंक आ जाएगा। वहां भी आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा टारगेट है कोलाइडो का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडो के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है, या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स आप किस तरीके से वर्गीकृत करोगे कोलाइडी विलियनों को या कोलाइडो को। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे बेटे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण या अन्योन्य क्रिया के आधार पर आप कैसे वर्गीकृत करोगे। और नंबर 4 पे पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। तो इन 4 तरीकों से हमें कोलाइडो का वर्गीकरण करना है। और उसके बाद बेटे हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आज हमें बात करनी है कोलाइडो के वर्गीकरण के बारे में, या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड के बारे में। तो बेटे, यदि आप कोलाइड का क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, वर्गीकरण करना चाहते हो, तो इसके बेटे बहुत सारे तरीके हैं। और उनमें से 4 तरीके हमारे कोर्स में हैं। यानी कि हम कोलाइडो का वर्गीकरण कर सकते हैं 4 तरीकों से। कितने तरीकों से बेटे? 4 तरीकों से, या 4 आधार पर। उनमें से जो सबसे पहले है वो लिखा हुआ है, देखो नंबर 1, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था हमें पता होनी चाहिए। और बेटे, हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है बेटे। कोलाइडी विलयन वो विलयन होता है जिसमें घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इस बात का आपको सबको पता होना चाहिए। तो बेटे, हमारा सबसे पहला आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यदि मैं आपको यहाँ समझाना शुरू कर दूं, मैं इधर लिख दूं, मैंने लिखा कि यहाँ तो लिखूंगा मैं परिक्षिप्त प्रावस्था, यहाँ तो मैं लिखूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था। बेटे, परिक्षिप्त प्रावस्था आपको पता है, वो पदार्थ जिसे आप विलायक के अंदर घोल दोगे उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और इधर लिखूंगा मैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम ध्यान से समझेंगे सब। बेटे, मुझे एक बात बताओ, अवस्थाएं तो मुख्य रूप से 3 होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था या तो ठोस होगी, या तो द्रव होगी, और या फिर गैसीय अवस्था में होगी। इसी तरीके से बेटे परिक्षेपण माध्यम भी या तो ठोस अवस्था में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा, और या फिर गैस अवस्था में होगा। अब यहाँ बात आती है कि चलो हमने परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जिस पदार्थ को घोला है 3 अवस्थाओं में हो सकता है, 3 में से किसी भी एक अवस्था में हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम भी 3 में से किसी एक अवस्था में हो सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर इस तरीके से हम कैसे सीखेंगे कि हमारे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे सीखेंगे बेटे, ध्यान से देखियो। यदि आपने ठोस पदार्थ को ठोस में घोल दिया, ठोस को ठोस में घोलने का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। तो बेटे, ठोस को ठोस में घोलने पर भी तो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बन सकता है। और यदि आप ठोस को घोल दो द्रव में,
तो भी कोलाइडी विलयन बन सकता है, और यदि ठोस को घोल दो गैस में तो भी कोलाइडी विलयन बन सकता है। तो तीन तरह के कोलाइडी विलयन तो यही होंगे, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। और बेटे इसी तरीके से यदि द्रव को घोल दूं मैं ठोस में तो भी एक कोलाइडी विलयन बन जाएगा, द्रव को घोल दूं मैं द्रव में तो भी एक कोलाइडी विलयन बन जाएगा, और द्रव को घोल दूं मैं गैस में तो भी एक कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो तीन ही कम तीन और तीन दूनी छह तरह के कोलाइडी विलयन तो ये हो। यदि आप गैस को ठोस में घोल दो तो भी एक कोलाइडी विलयन बन जाएगा, गैस को द्रव में घोल दो तो भी कोलाइडी विलयन बन सकता है। पर बेटे गैस को गैस में घोलने से कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, इस बात को कान खोल के सुन लो सब बच्चे। गैस को गैस में घोलने पर हमेशा बनता है वास्तविक विलयन, क्योंकि आपने जो दो गैस आपस में मिलाई हैं उन दोनों गैसों के कणों का आकार बेटे 1 नैनोमीटर से छोटा ही होगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि गैस में घोलने पर एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो कोलाइडी विलयन कितने तरह के हुए भाई? यदि इससे भी 3 तरह के कोलाइडी विलयन बनते तो बेटे मैं क्या बोलता, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कि 9 तरह के कोलाइडी विलयन हो सकते हैं। पर इससे तो 2 ही बने, गैस को ठोस में घोलने पर और गैस को द्रव में। तो कोलाइडी विलयन 9 तरह के नहीं होते हैं, 8 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बेटे? 8 तरह के होते हैं कोलाइडी विलयन। तो मैं यहाँ यदि लिखूं, मैंने मान लो यहाँ लिख दिया परीक्षिप्त प्रावस्था, मैंने लिखा कि यहाँ तो हम बात करेंगे परीक्षिप्त प्रावस्था के बारे में, ये लिख दिया परीक्षिप्त प्रावस्था यानी कि ये अवस्था। और यहाँ हम बात करेंगे परिक्षेपण माध्यम की, परिक्षेपण माध्यम की। वहां लिखी परीक्षिप्त प्रावस्था और यहाँ लिखा परिक्षेपण माध्यम, और यहाँ लिखेंगे हम तंत्र का नाम, यानी कि वो जो कोलाइडी विलयन बना है उस कोलाइडी विलयन को आप क्या नाम दे सकते हो। ठीक है, आप तंत्र से यदि कंफ्यूज होते हो तो आप इसकी जगह लिख लो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लिख सकते हो कोलाइडी तंत्र। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने का बेटे। कोलाइडी तंत्र का नाम हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे इसके कुछ उदाहरण। ठीक है बेटे, क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। तो नंबर 1 से यदि आप स्टार्ट करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया आपके, तो मिटा दूं मैं, इसे मिटा रहा बेटे मैं। तो नंबर 1 क्या था बताओ? नंबर 1 था ठोस में कोलाइडी विलयन, यानी हमने ठोस को ठोस में घोल रखा था। यदि आप ठोस को ठोस में घोल दोगे, यहां मैं एक लाइन खींच दूं, कभी नोट्स बनाते हुए आपको प्रॉब्लम हो। ठोस का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है ना बेटे, उसका नाम होता है ठोस सोल। क्या नाम होता है बेटे? ठोस सोल होता है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रंगीन कांच, रंगीन कांच इसका एक एग्जाम्पल है। या जो रत्न होते हैं, रत्न, आपने नाम सुना होगा रत्न का, रत्न भी इसका एक एग्जाम्पल है। और नंबर 2 बताओ भाई, ठोस को ठोस में घोल दिया, एक कोलाइडी विलयन बन गया। अब बताओ क्या लिखेंगे? ठोस को किस में घोलना है बताओ? ठोस को द्रव में घोलने पर भी एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, और इस कोलाइडी विलयन को कहते हैं सोल। इसका नाम खाली सोल है, हम ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है बेटे? सोल। और इसके एग्जाम्पल हैं पेंट, कोमा स्टार्च, पता है ना आपको, प्रोटीन। पेंट तो पता है आपको, कलर जो हम दीवारों पे भी कर सकते हैं। स्टार्च आपको पता है, मंड या मांड। और प्रोटीन तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आपने ठोस को ठोस में घोल दिया, ठोस को द्रव में घोल दिया। अब बताओ ठोस को किस में घोलना है बताओ? यदि आप ठोस को गैस में घोलते हो तो इस प्रकार के भी कोलाइडी विलयन मिलते हैं।
और इन्हें कहते हैं ठोस एरोसोल। ठोस एरोसोल यानी ठोस को एयर से बना बेटे एरोसोल। एयर माने हवा, एक गैस ही तो है, ठोस को हवा में घोल रखा, ठोस को गैस में घोल रखा, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं ठोस एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं धुआं, धुआं इसका एग्जाम्पल है, और बेटे धूल भी इसका एग्जाम्पल है। बेटे इसका एग्जाम्पल धुआं इसलिए है क्योंकि यदि आप धुएं के बारे में बात करो तो धुएं में होते हैं कार्बन के कण जो होते हैं ठोस अवस्था में, और कार्बन के कण ठोस अवस्था में हैं और हवा में घुले हुए हैं, हवा या वायु है गैस अवस्था में। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो धुआं या धूल। तो हमने बेटे ठोस को तो घोल दिया, ठोस को ठोस में घोल दिया, ठोस को द्रव में घोल दिया, ठोस को हमने बेटे गैस में घोल दिया। अब ठोस के बाद बारी आई द्रव की। मैं लिख सकता हूं द्रव को द्रव में घोल दो आप, तो भी आपके पास एक कोलाइडी विलयन बन सकते हैं। द्रव को किस में घोल दो, चलो पहले एक काम कर रहे हैं, पहले द्रव को जिस तरह यहाँ ठोस द्रव गैस लिया ना, तो द्रव को ठोस में घोल दो बेटे। यदि द्रव को आप ठोस में घोल दोगे तो जो कोलाइडी विलयन आपको मिलता है उसे कहते हैं जेल। क्या कहते हैं बेटे, जेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है पनीर, और जो बच्चे खाते हैं ना जेली, जैम और जेली तो बच्चे खाते हैं, तो जेली भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब बताओ नंबर 5 पे क्या लिखूंगा मैं, द्रव को ठोस में घोल दिया, अब द्रव को किस में घोल लूं बताओ। द्रव को द्रव में घोलने पर भी कोलाइडी विलयन बनते हैं, और इन कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं पायस। या आप एक नाम और ध्यान रखोगे इमल्सन, पायस कह दो या फिर आप कह सकते हो इमल्सन, ठीक है। अच्छा पायस कह दो या इमल्सन कह दो, एक ही बात है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है दूध, इसका एग्जाम्पल है बेटे दूध, और विभिन्न प्रकार के तेल और दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां भी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसे सह को बड़ा बना लो आप, इमल्शन। तो ये हो गए 5 तरह के। छठे नंबर पे बताओ क्या लिखेंगे हम। देखो द्रव को ठोस में घोल दिया, द्रव को द्रव में घोल दिया, अब आप द्रव को किस में घोलोगे बताओ। द्रव को गैस में ही तो घोलना है बेटे। यदि आप द्रव को गैस में घोल दोगे तो इस तरह बनने वाला कोलाइडी विलयन कहलाता है द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल क्या कहलाता है बेटे, द्रव एरोसोल। देखो ठोस को गैस में घोल दिया तो ठोस एरोसोल, द्रव को गैस में घोल दिया तो क्या बना बेटे, द्रव एरोसोल बना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे धुंध, सर्दियों में धुंध आती है ना, और कोहरा, और बेटे बादल भी इसका एग्जाम्पल है। और एक बात और बताऊं आपको, जो कीटनाशक स्प्रे होता है ना, हम अपने खेत में छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, तो कीटनाशक स्प्रे भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स द्रव हैं और वो हवा में घुल जाते हैं। हवा क्या है, गैस, तो वहां भी बन जाता है कोलाइडी विलयन। अब देखो बेटे आपने ठोस को घोल दिया तीनों अवस्थाओं में, द्रव को घोल दिया तीनों अवस्थाओं में, अब आपको गैस को घोलना है। गैस को किस में घोल सकते हैं, ठोस में, तो आपको कोलाइडी विलयन मिल सकता है। और गैस को ठोस में घोलने पर जो कोलाइडी विलयन बनता है उसे कहते हैं ठोस फॉर्म। ठोस फॉर्म क्या कहते हैं बेटे, ठोस फॉर्म कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो स्टाइरीन रबर, इसका एग्जाम्पल है स्टाइरीन रबर। या एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो फोम रबर, फोम वाली रबर जो होती है वो भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। आप फोम को चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बिल्कुल सही है, ध्यान रखना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैस को ठोस में घोल दिया, अब बेटे बताओ गैस को किस में घोल दूं। गैस को आप घोल सकते हो द्रव में,
और गैस को द्रव में घोलने पर भी आपको मिलता है कोलाइडी विलयन। और इस कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं झाग, या आप कह सकते हो फोम। झाग कह दो या फोम कह दो। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं साबुन के झाग, साबुन के झाग, या आप इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिख सकते हो फेंटी हुई क्रीम, फेंटी हुई क्रीम। ठीक है, क्रीम को जब फेंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारी मात्रा में गैस अंदर घुल जाती है, हवा घुल जाती है। तो बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हमें बात करनी है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, कि परिक्षेपण माध्यम जो होता है आपको पता है ना, परिक्षेपण माध्यम वो पदार्थ होता है जिसके अंदर आप किसी दूसरे पदार्थ को घोलते हो और कोलाइडी विलयन बनाते हो। जैसे मैं आपको कह दूं कि मुझे पानी में घोलना है गोंद, तो पानी को कहूंगा मैं परिक्षेपण माध्यम और गोंद को कहूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ हमारा हेडिंग है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर यदि बेटे हम बात करें तो इस आधार पर जो सबसे पहला कोलाइडी विलयन होता है, नंबर 1 डाल के लिख रहा मैं, उसे कहते हैं बेटे हाइड्रोसोल, HYDROSOL। हाइड्रोसोल ही उसका हिंदी में नाम है और हाइड्रोसोल ही उसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, हाइड्रोसोल का मतलब पता क्या है? जहां भी हाइड्रो शब्द प्रयोग किया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पानी की या जल की या वाटर की। तो यदि कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोसोल का क्या मतलब है, तो आप लिखेंगे बेटे, आप लिखेंगे जल में बना कोलाइडी विलयन। जल में बना कोलाइडी विलयन हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल कहलाता है। ये है बेटे हाइड्रोसोल, आप ध्यान रखिए जरा इस चीज को। और इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। भाई कोई भी कोलाइडी विलयन ऐसा लिख दो जो जल में बनाया गया हो। जैसे मैं लिख सकता हूं गोंद, और गोंद को आप घोल दो किसमें? जल में। तो गोंद को यदि आप जल में घोल दोगे तो इस प्रकार बनने वाला जो कोलाइडी विलयन होगा वो होगा बेटे हाइड्रोसोल। ठीक है बेटे। और नंबर 2 की यदि हम बात करें परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, तो उसे कहते हैं एल्कोसोल, एल्कोसोल। तो एल्कोसोल शब्द आया एल्कोहल से, तो हम लिख सकते हैं एल्कोहल में बना कोलाइडी विलयन, एल्कोहल में बना कोलाइडी विलयन एल्कोसोल कहलाता है। तो यदि आपने कोई भी कोलाइडी विलयन एल्कोहल में बना रखा है तो ऐसे कोलाइडी विलयन को आप कहोगे एल्कोसोल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं कि आपके पास है इथेनॉल है। इथेनॉल तो एक एल्कोहल है और इसमें आप मिला दो सेल्यूलोज। तो यदि इथेनॉल में आपने सेल्यूलोज मिलाया है, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें पता है कि सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य भाग होता है। कोशिका भित्ति किसकी? वनस्पति कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यदि आप इथेनॉल में सेल्यूलोज घोल दोगे तो इस प्रकार बनने वाला कोलाइडी विलयन आप कह सकते हो उसे एल्कोसोल। नंबर 3, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेटे बेंजोसोल की, BENZOSOL।
SOL। जो नाम इनके इंग्लिश में है वही नाम इनके हिंदी में है। बेंजोसोल नाम लिखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि बेंजीन में बना कोलाइडी विलयन, बेंजीन में बना कोलाइडी विलयन बेंजोसोल कहलाता है। इसे कहते हैं बेटे बेंजोसोल। तो यदि आप किसी कोलाइडी विलयन को बेंजीन में बनाते हो तो उसे आप बेंजोसोल कहोगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में आप घोल दो नमक। यदि आपने बेंजीन में नमक घोल दिया तो ये भी एक कोलाइडी विलयन बनेगा। और बेटे नंबर 4 पे हम बात करेंगे एरोसोल की। AEROSOL। एरोसोल का मतलब एयर माने क्या होता है? हवा। तो हम लिखेंगे वायु या हवा, कुछ भी लिख दो। वायु में बने कोलाइडी विलयन को, वायु में बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं बेटे? एरोसोल। कोलाइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम आपको देखना है कि परिक्षेपण माध्यम क्या है, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोहरा, धुंध, धूल। ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा, कोहरा है, कोहरा, धुंध, धुंध भी इसका एग्जाम्पल है, और बेटे धूल भी इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं बादल, या आप लिख सकते हो कीटनाशक भी लिख सकते हो। ये सब हवा में ही तो घुले होते हैं, पार्टिकल्स, तो आप उन्हें सबको कह सकते हो एरोसोल। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात बता दूं आपको, ध्यान से समझेंगे बेटे। मान लो आपके पास पानी है और पानी में आपने मिला दिया है ग्रेफाइट। ध्यान से समझियो बेटे, पानी में क्या मिलाया है? ग्रेफाइट। और पानी में ग्रेफाइट मिलाने से आपको मिल गया है एक कोलाइडी विलयन। क्या मिला है बेटे? कोलाइडी विलयन आपने बना दिया है। तो इस तरह बने कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं एक्वाडेग। एक्वाडेग कहते हैं, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। पानी में ग्रेफाइट मिलाने से जो कोलाइडी विलयन बनता है, उस कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? एक्वाडेग कहते हैं। और यदि आपके पास तेल है और तेल में आपने ग्रेफाइट मिला दिया है, तेल में क्या मिला दिया है? ग्रेफाइट, और उससे भी आपको यदि कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं ऑयल डेग। ऑयल माने तेल और एक्वा माने जल। ऑयल डेग, इन दो शब्दों को आप ध्यान रखोगे। एक्वा डेग का मतलब ग्रेफाइट का पानी में बना कोलाइडी विलयन, और ऑयल डेग का मतलब ग्रेफाइट का तेल में बना कोलाइडी विलयन। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात कर रहे हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे नंबर 3, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो बेटे जो हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, अर्थात जिस चीज को आपने घोल रखा है, और जो आपके पास परिक्षेपण माध्यम है, अर्थात जिसमें आपने घोल रखा है, उन दोनों के बीच क्या आकर्षण लगना है या क्या अन्योन्य क्रिया होनी है। कुछ बुक्स में लिख रखा है आकर्षण की जगह लिख रखा है बेटे अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो चलो इस बारे में बात कर रही बेटे। मैं यदि इस आधार की बात करूं तो इस आधार पर कोलाइड होते हैं या कोलाइडी विलयन होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं द्रव रागी या द्रव स्नेही, और एक होते हैं द्रव विरागी या द्रव विरोधी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की या कोलाइड्स की। ठीक है, तो मैं नंबर 1 लिखूंगा यहाँ
मैं लिख रहा बेटे द्रव रागी, या आप लिख सकते हो द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड का क्या मतलब है, इस चीज को हमें बेटे समझना पड़ेगा। ठीक है, आप लिख सकते हो लायोफिलिक कोलाइड्स। चलो बेटे द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं। यदि हम द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में बेटे बात करें तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है वे पदार्थ जो द्रव में घुलते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड। जैसे मैं आपको कहूं गोंद, बेटे यदि गोंद को आप पानी के अंदर मिलाओगे तो गोंद तो बड़ी आसानी से पानी में घुल जाएगा और एक कोलाइडी विलयन बना लेगा। यहाँ शब्द आ रहा है द्रव रागी, यानी कि द्रव के साथ लगाव रखने वाला, या यहाँ देख लो द्रव स्नेही। द्रव स्नेही का मतलब द्रव से स्नेह करने वाला। स्नेह का मतलब तो समझते हो आप, प्यार, लगाव, लव। तो जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। क्या कहते हैं बेटे? द्रव स्नेही कोलाइड। तो हम लिख सकते हैं जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत, या फिर आप लिख सकते हो सरलता से भी लिख सकते हो, तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही या द्रव रागी लिख दो, एक ही बात है, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। तो बेटे ये है द्रव स्नेही कोलाइड। और एक बात और बताऊं, इनसे प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन, ध्यान से समझेंगे बेटे सब, इनसे प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, गोंद है, गोंद, ठीक है, जिलेटिन है, गोंद हो गया और जिलेटिन हो गया, और बेटे एल्ब्यूमिन हो गया, इसका नाम होता है एल्ब्यूमिन, ध्यान रखेंगे, एल्ब्यूमिन हो गया। और इसके अलावा बेटे आप एग्जाम्पल प्रोटीन का भी लिख सकते हो। ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल के संपर्क में आकर या द्रव के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसका मतलब इन्हें बहुत ज्यादा लगाव है जल से या द्रव से, इसलिए मैं इन्हें कहूंगा कि ये क्या हैं? ये है बेटे द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड। और इनसे बनने वाला जो कोलाइडी विलयन होता है उसे आप कह सकते हो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात? अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, चलो तुम, इन्हें का मतलब किन्हें? द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड की बात कर रहे, गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन की बात कर रहे। बेटे आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें उत्क्रमणीय
इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। बताओ ध्यान रखोगे क्या? अब आपके समझ में ये बात तो आ नहीं रही होगी कि क्यों कहते हैं इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड। बेटे इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड पता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी सरलता से ये द्रव में घुलकर क्या, यूं लिखो, जितनी सरलता से ये द्रव में घुल जाते हैं उतनी ही सरलता से इन्हें द्रव से, समझते रहियो ध्यान से, द्रव से अलग भी किया जा सकता है। द्रव से अलग भी किया जा सकता है। बताओ समझ में आया क्या बेटे? मतलब कहने की बात यह है कि गोंद है, गोंद को आप पानी में घोल दोगे ना आसानी से, तो वो पानी से अलग भी हो सकता है आसानी से, और फिर दोबारा घुल सकता है आसानी से, और फिर दोबारा अलग हो सकता है आसानी से। तो जो घुल भी सकता हो सरलता से और घुलने के बाद उसे हम अलग भी कर सकते हो सरलता से, तो बेटे ऐसे पदार्थ को तो मैं उत्क्रमणीय कोलाइड ही कहूंगा। क्योंकि उत्क्रमणीय का मतलब होता है कोई भी ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती हो, अग्रिम दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। तो जितने भी द्रव स्नेही कोलाइड हैं वे द्रव के अंदर घुल भी सकते हैं आसानी से और अलग भी हो सकते हैं आसानी से, उस विलयन से अलग यानी पृथक हो सकते हैं। उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक चीज और सीख लो आप, बहुत बढ़िया, आपको पता चल गया कि द्रव स्नेही कोलाइड वे होते हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत क्या बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़े गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन, ठीक है। फिर आपको पता चल गई एक बात कि ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि जितनी सरलता से पानी में घुल जाते हैं उतनी सरलता से ही पानी से आप इन्हें अलग कर सकते हैं। पानी एक प्रकार का द्रव ही है, तो मैं द्रव के स्थान पर पानी या जल का प्रयोग भी कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। अच्छा एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, एक इनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इन्हें स्थायी कोलाइड भी कहते हैं। इन्हें स्थायी कोलाइड भी कहते हैं। अब यहां स्थायी का मतलब पता क्या है बेटे? स्थायी का मतलब यह है, मैं लिख रहा जरा समझियो, इन्हें स्थायी कोलाइड भी कहते हैं क्योंकि इनके कणों के चारों ओर, ध्यान से समझियो बेटे, इनके जो कण है ना, घुलने के बाद जो कोलाइडों के कण हैं, इनके कणों के चारों ओर द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है। रक्षक परत समझ रहे, प्रोटेक्टिंग लेयर। जब ये द्रव स्नेही हैं, इन्हें द्रव से प्यार है, तो द्रव को भी तो इनसे प्यार होगा, और द्रव इन कणों के चारों तरफ बना लेगा एक रक्षक परत, प्रोटेक्टिंग लेयर। तो चारों ओर द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है, जो का मतलब वो रक्षक परत की बात कर रहे हैं, जो इन कणों को विद्युत अपघटय द्वारा स्कंदन होने से बचाती है। स्कंदन होने से बचाती है।
अब यहाँ एक शब्द आया स्कंदन, आपको कंफ्यूजन हो रहा। बेटे स्कंदन हमारे इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मैंने हालांकि पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, पर जब हम स्कंदन पे टारगेट करेंगे तो मैं वहां डिटेल में खोल दूंगा इस बात को कि स्कंदन का क्या मतलब है। अभी तो इतना समझ लो कि जो विद्युत अपघटन होता है वो कोलाइडी विलयन का होता है दुश्मन, और वो कोलाइडी कणों के आवेश को खत्म करके उनके गुच्छे बना देना चाहता है कि ये कोलाइडी कण अलग अलग ना रहे, इनका एक समान वितरण ना रहे विलयन में। तो विद्युत अपघटन इस चीज को नहीं चाहता है। तो अब यहाँ बात यह है कि जो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी वो पार्टिकल, उस पार्टिकल के चारों तरफ होगी द्रव की रक्षक परत, और जब द्रव की रक्षक परत होगी तो विद्युत अपघटन भले ही उसका स्कंदन करना चाह रहा हो, उसका नुकसान करना चाह रहा हो, पर विद्युत अपघटन ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि द्रव उसके चारों तरफ बना रहा है एक रक्षक परत, एक प्रोटेक्टिंग लेयर। इसलिए बेटे हम कह सकते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं वे स्थायी हैं, उनका विद्युत अपघटन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए कहा स्थायी हैं। वे हमेशा कोलाइडी विलयन बने रहेंगे, चाहे आप उनमें विद्युत अपघटन मिलाओ या ना मिलाओ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नंबर 2 पे बात करेंगे हम द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड की। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें बात करनी है द्रव विरागी या आप कह सकते हो द्रव विरोधी कोलाइड की। ठीक है, और इसे कह सकते हो लायोफोबिक कोलाइड। तो बेटे लायोफोबिक कोलाइड्स या द्रव विरोधी कोलाइड का क्या मतलब है आपके समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि गोंद है, गोंद को पानी में घोल के कोलाइडी विलयन बनाना है। तो बेटे गोंद को तो आप पानी में घोल दोगे बड़े आसानी से और कोलाइडी विलयन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप गोंद को कहोगे कि गोंद तो द्रव स्नेही कोलाइड है और गोंद के द्वारा बनाया गया जलीय विलयन है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। पर यदि मैं आपको कह दूं कि यार गोंद को छोड़ो, हमें बनाना है सोने का कोलाइडी विलयन, आप सोने को, सोना गोल्ड, सोने को आप पानी में घोल दो, तो बेटे क्या बताओ, सोने को पानी में घोलना आसान काम है? सोना पानी में घुला करता तो हमारी जो मम्मी है या हमारे घर में जो महिलाएं हैं वे अपने सोने के आभूषण उतार के ही हैंड वॉश भी करती। तो सोने के आभूषण पहन के भी आप अपने हाथ धो सकते हो या आप नहा भी सकते हो यदि आपने सोने के आभूषण पहन रखे हैं। क्या वे आभूषण, क्या वो सोना पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता है। और मैं आपको कह रहा कि हमें बनाना है सोने का कोलाइडी विलयन। तो सोने को यदि पानी में आप घोलना चाहते हो तो आसानी से वो पानी में नहीं घुलेगा और आसानी से उसका कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। उसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कुछ विशेष विधियों को। ठीक है बेटे, तो मैं लिख सकता हूं वे पदार्थ, ध्यान से समझियो बेटे, वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत, या आप लिख सकते हो आसानी से, आसानी से भी लिख सकते हो, तुरंत कोलाइडी विलयन, तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात इनका, ध्यान से समझियो बेटे, इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, समझ रहे सब, कुछ विशेष, समझ रहे बेटे, कुछ विशेष विधियों का, अब आ रहा होगा कुछ कुछ समझ में, कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इनका कोलाइडी विलयन यदि आपको बनाना है तो कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है।
तो हमने लिखा वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत या आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, अर्थात इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, कोमा द्रव विरोधी, या आप द्रव विरागी भी लिख सकते हो, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ये है बेटे द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तथा इनके द्वारा बनने वाले कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं बताओ? इन्हें कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो जो द्रव विरोधी कोलाइड है उन्हें यदि आप कोलाइडी विलयन उनका बना दोगे तो उस कोलाइडी विलयन को आपको कहना पड़ेगा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, ठीक है बेटे। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, चलो इसके एग्जाम्पल लिख लो पहले। आप इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप लिखोगे सोना। सोना का मतलब ये नहीं है कि आपको सो जाना है अभी, वैसे कुछ बच्चों को नींद आ रही होगी, पक्की बात है। सोना आपको पता है गोल्ड की बात कर रहे हैं हम। और बेटे एक AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड भी एक द्रव विरोधी कोलाइड है। और बेटे फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी एक द्रव विरोधी कोलाइड है। तो ये सारे हैं बेटे द्रव विरोधी कोलाइड। नाम से ही पता चल रहा है द्रव विरोधी, जो द्रव से लगाव ना रखता हो, द्रव से स्नेह ना रखता हो, द्रव से प्यार ना रखता हो, जिसे द्रव से हो दुश्मनी। जब उसे द्रव से दुश्मनी है तो वो द्रव के अंदर कैसे घुल जाएगा? उसे तो बेटे जबरदस्ती घोलना पड़ेगा। इसलिए हमने किया है कुछ विशेष विधियों का प्रयोग इनके कोलाइडी विलयन बनाने के लिए। किनके कोलाइडी विलयन बेटे? द्रव विरोधी कोलाइड के। अब एक बात मैं बता रहा आपको, ध्यान से समझियो। ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं या कहलाते हैं, कुछ भी लिख दो आप। मतलब जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं उन्हें आप कहोगे अनुत्क्रमणीय कोलाइड। अब सवाल ये है जी अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहेंगे हम उन्हें? बेटे अनुत्क्रमणीय कोलाइड इसलिए कहेंगे कि जैसे सोना एक द्रव विरोधी कोलाइड है, सोने का कोलाइडी विलयन बनाना बड़ा मुश्किल है, पर आपने कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया और सोने का बना दिया बेटे कोलाइडी विलयन। तो जब आपने सोने को पानी के अंदर घोल दिया है तो अब मुश्किल से आपने घोला है, तो बेटे वो सोना पानी से अब अलग भी बड़ी मुश्किल से होगा या फिर होने का ही नहीं है। तो या तो घुलने को तैयार नहीं था, और यदि घुल गया तो अलग होने को तैयार नहीं है। तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो घुलेगा ही वो और या तो अलग ही होगा। यदि आपने घोल दिया तो वो अलग नहीं होने का, और यदि आपने उसे अलग कर रखा है तो वो घुलने का नहीं है, घुलने को तैयार नहीं होने का। तो इसका मतलब ये है कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया सरलता से नहीं चलेगी, और जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया बेटे सरलता से नहीं चलती है, इसीलिए कहा है अनुत्क्रमणीय कोलाइड। क्या कहा है बेटे? अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहा है। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, मैं लिख सकता हूं ये अस्थायी कोलाइड होते हैं, ये अस्थायी कोलाइड होते हैं। कैसे कोलाइड होते हैं बेटे? अस्थायी कोलाइड। अब अस्थायी कोलाइड पता क्यों होते हैं? मैं लिख दूं, चलो शायद तुम्हारे काम आ जाए। क्योंकि इनके कणों के चारों ओर, क्योंकि इनके कणों के चारों ओर
द्रव की रक्षक परत नहीं होती है। भाई द्रव इसकी रक्षा क्यों करेगा, इन कणों की रक्षा क्यों करेगा जब द्रव से इन्हें कोई लगाव ही नहीं है, ये तो द्रव विरोधी है, तो इनके चारों तरफ द्रव की रक्षक परत प्रोटेक्टिंग लेयर होती ही नहीं है। और जब इनके चारों तरफ, इनके कणों के चारों तरफ द्रव की रक्षक परत नहीं होगी तो इन्हें क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि विद्युत अवघटन आएगा और सीधा अटैक कर देगा इनके ऊपर और इन्हें बदल देगा किसमें, अवक्षेप में। तो मैंने लिखा इनके चारों ओर द्रव की रक्षक परत नहीं होती है, इसलिए इनका स्कंदन, स्कंदन को हम पढ़ेंगे पक्का है, इनका स्कंदन सरलता से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। और स्कंदन कौन करता है, विद्युत अवघटन इनका सब कुछ बिगाड़ देगा आसानी से, और ये कुछ समय बाद कोलाइडी विलयन रहेंगे ही नहीं, इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा यदि आपने इनमें डाल दिया कोई विद्युत अवघटन। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला कि द्रव इसने ही तो वे हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं जैसे गोंद, और द्रव विरोधी वे हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। उनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग हमें करना पड़ता है, जैसे सुनना। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात करेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे अब हम पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था तो आपको पता है ना किसे कहते हैं, जिस पदार्थ को आप घोलते हैं द्रव के अंदर उस पदार्थ को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो बेटे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कैसे हैं, उस आधार पर हम देखेंगे कि कोलाइडी विलयन या कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटे उस आधार पर होते हैं कोलाइड 3 प्रकार के, और 3 में से जो सबसे पहले है वो मैंने लिख रखा है। पहला प्रकार है बहुआण्विक कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड पता क्या है बेटे, बहुआण्विक कोलाइड वे हैं, ध्यान से समझियो, मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के परमाणु या अणु हैं बहुत छोटे साइज में। कैसे हैं, साइज में छोटे हैं, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा उनका साइज है, और मैंने उन्हें पानी में या किसी द्रव में घोल दिया है। तो वे घुलने के बाद क्या करेंगे कि छोटे छोटे परमाणु या अणु आपस में मिल जाएंगे और मिलके बना लेंगे गुच्छे, मोटे मोटे गुच्छे, या आप कह सकते हो पुंज या समूह बना लेंगे, और उस एक मोटे गुच्छे का साइज हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, जो होता है कोलाइडी कणों का साइज या कोलाइडी कणों का आकार, और अब बन जाएगा वो एक कोलाइडी विलयन। तो यदि वे परमाणु या अणु रहते सारे अलग अलग घुलने के बाद भी पानी के अंदर, तो वो कोलाइडी विलयन बेटे बनता ही ना, वो तो वास्तविक विलयन होता। पर उन परमाणुओं ने या अणुओं ने क्या करा, आपस में जुड़ गए और जुड़ के उन्होंने मोटे मोटे गुच्छे बना लिए या पुंज बना लिए, और उनमें से प्रत्येक गुच्छे या पुंज का आकार रहा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और क्योंकि वे बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हैं और जुड़ के उन्होंने अपने साइज को बढ़ाया है, अपने आकार को बढ़ाया है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। क्या कहते हैं बेटे, बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, जब, ध्यान से समझिए जरा, जब किसी द्रव में, मतलब आप द्रव कह दो या द्रव नहीं कहते तो विलायक भी कह सकते हो, जब किसी द्रव में घोले गए, जब किसी द्रव में घोले गए पदार्थ के परमाणु, ध्यान से समझिए बेटे, मान लो आपके पास कोई द्रव है, उसमें आपने कोई पदार्थ घोल रखा है और उस पदार्थ के परमाणु या अणु लिख दूं मैं, परमाणु या अणु आपस में जुड़कर
गुच्छे, या आप गुच्छे नहीं लिखते तो पुंज भी लिख सकते हो, समूह भी लिख सकते हो, ग्रुप भी लिख सकते हो। गुच्छे बना लेते हैं तथा इन गुच्छों का आकार, इन गुच्छों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी कि कोलाइडी कण के साइज के बीच होता है। तो ऐसे पदार्थों को, ये जो पदार्थ जिन्हें आपने घोल रखा और जो आपस में मिल गए और जिन्होंने बना लिए गुच्छे, तो ऐसे पदार्थों को आप क्या कहोगे बेटे? बहु आणविक कोलाइड कहते हैं। बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। तो ये होते हैं बेटे बहुआण्विक कोलाइड। आपके समझ में आ गया होगा कि आपस में जुड़े हैं और जुड़ के उन्होंने बनाए हैं अपने गुच्छे, और गुच्छों का साइज है वो ही साइज जो होता है कोलाइडी कण का साइज। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो इसका, जैसे सोने का जो कोलाइडी विलयन होता है ना बेटे, सोने का क्या लिखना चाहिए? सोने का कोलाइडी विलयन। बेटे सोने का कोलाइडी विलयन एक बहुआण्विक कोलाइडी विलयन होता है, क्योंकि सोने के परमाणु का साइज तो 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा है या लगभग बराबर है, और जब बहुत सारे सोने के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो गुच्छा बनेगा उस गुच्छे का साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो सोने का कोलाइडी विलयन एक बहुआण्विक कोलाइडी विलयन है, या आप कह दो कि सोना एक बहुआण्विक कोलाइड है। ठीक है, और बेटे इसी तरीके से सल्फर, यदि सल्फर के कोलाइडी विलयन की बात करो तो बेटे सल्फर का कोलाइडी विलयन भी एक बहुआण्विक कोलाइडी विलयन है। ठीक है बेटे, चलो अच्छा एक और बात बताऊं तुम्हें, नंबर 2 या बी कह दो। बहुआण्विक कोलाइड आपको पता चल गए कि छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं और जुड़ के अपने बनाए हैं उन्होंने गुच्छे, और गुच्छों का साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, जिससे हम कहते हैं कि वो भी एक कोलाइडी विलयन बन गया है, क्योंकि बहुत सारे परमाणु या अणु आपस में जुड़े हैं, इसलिए हमने इसे नाम दिया बहुआण्विक कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब बी पे हम पढ़ेंगे वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। वृहद आणविक कोलाइड, ठीक है, वृहद आणविक कोलाइड को आप कह सकते हो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। अब इसका मतलब समझाऊंगा आपको क्या है। वृहद आणविक कोलाइड या मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड का मतलब है कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, और उस पदार्थ के कणों का आकार है बहुत बड़ा, बड़ा का मतलब 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है, जैसे निलंबन के कण होते हैं, और उस पदार्थ को आपने घोल दिया है द्रव के अंदर। तो द्रव के अंदर घोलने के बाद यदि वो पदार्थ के जो बड़े बड़े कण हैं वे कण टूटकर छोटे कणों के आकार में बदल जाएं, या अपने आप को साइज को क्या कर लें, टूट के घटा लें अपने साइज को, और उनका जो नया आकार वो जो छोटे वाला हमें प्राप्त हुआ है वो आकार हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तो बेटे वो जो विलयन बनेगा वो एक कोलाइडी विलयन ही तो बनेगा। और इस तरह के कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं जब किसी
विलायक लिख दो या द्रव लिख दो। जब किसी विलायक या द्रव में घोले गए पदार्थ के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा का मतलब आप यहाँ सिर्फ इतना समझेंगे कि 1000 नैनोमीटर से बड़ा, परंतु वह पदार्थ घुलने के बाद अपने कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कर लेता है। ऐसा कब होगा? जब वे कण टूटेंगे बेटे, जभी तो होगा। तो कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को टूटने से ही तो साइज घटेगा बेटे उनका, तो ऐसे पदार्थ को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेटे वृहद आणविक कोलाइड। जो साइज में बड़े थे, वृहद माने बड़े, और जिन्हें घोलने के बाद उन्होंने अपने साइज को क्या किया है? अपने साइज को बेटे घटा लिया है। और कितना घटाया है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच उनका साइज आ गया है। अब बनेगा जो कोलाइडी विलयन, उस कोलाइडी विलयन को आप वृहद आणविक कोलाइडी विलयन कह सकते हो, और उस पदार्थ के कणों को आप कह सकते हो वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टार्च तो आपको पता है, और बेटे सेल्यूलोज, आपको स्टार्च पता है। स्टार्च हम कहते हैं मंड को या मांड को, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का एक मुख्य हिस्सा है, ठीक है। और बेटे प्रोटीन का तो आपको पता ही है। यहां मैंने लिखा स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और एंजाइम मैंने आपको पढ़ा दिए सारे। एंजाइम आदि ये सारे प्राकृतिक हैं बेटे, प्राकृतिक वृहद आणविक कोलाइड हैं। मैं लिख दूं प्राकृतिक। और कुछ कृत्रिम भी हैं। कृत्रिम हैं जैसे पॉलीथीन, नायलॉन। पॉलीथीन हमारे कोर्स में है, पॉलीथीन और नायलॉन भी हमारे कोर्स में है। पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, और पॉलीस्टाइरीन और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं कह दूं आपको, चलो पॉलीस्टाइरीन लिख लो, चलो अच्छा। संश्लेषित रबड़ आदि संश्लेषित का मतलब सिंथेटिक, जो मानव ने बनाए हों। ये सब जो है संश्लेषित क्या है? वृहद आणविक कोलाइड हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये है बेटे, मैंने ऊपर लिखा स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये तो प्राकृतिक वृहद आणविक कोलाइड है। और पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, संश्लेषित रबड़, ये सारे सिंथेटिक वृहद आणविक कोलाइड हैं, यानी मानव निर्मित वृहद आणविक कोलाइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात करेंगे बेटे। स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया? ठीक है।
तो बेटे नंबर सी है हमारे पास सहचारी कोलाइड या मिसेल या संगुणित कोलाइड, या आप कह सकते हो एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले पढ़े थे बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड में बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु या अणु आपस में जुड़े हैं और जुड़ के उन्होंने अपना साइज किया है बड़ा। और कितना बड़ा किया है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और बना लिया है एक कोलाइडी विलयन। दूसरे नंबर पे बेटे हमने बात करी थी बृहद आणविक कोलाइड की, कि ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार बड़ा है 1000 नैनोमीटर से, और पानी में या द्रव में जब आप उसे घोल दोगे तो उनके बड़े कण बदल जाएंगे छोटे आकार में, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच उनका साइज हो जाएगा। और इस तरीके से भी आपको मिलेगा एक कोलाइडी विलयन, उसे कहा था वृहद आणविक कोलाइडी विलयन, और उन पदार्थों को कहा था वृहद आणविक कोलाइड। और नंबर 3 पे हम बात कर रहे बेटे सहचारी कोलाइड की। तो सहचारी का मतलब, जो सह माने साथ में, चारी का मतलब आचरण करने वाले या रहने वाले। देखो बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कोई एक बर्तन है और उस बर्तन में मैंने भर रखा है कोई द्रव, जैसे पानी भर रखा है, यहाँ मैंने भर लिया, पानी भर लिया, और इसमें मैंने मिला दिया कोई एक पदार्थ। ध्यान से समझिए, किसी पदार्थ को मैं इसमें घोल रहा हूं। तो यदि मैं सांद्रता रखूंगा कम, किसकी? इस पदार्थ को पानी में कम घोल लूंगा, सांद्रता कम रखूंगा, तो उस पदार्थ के पार्टिकल्स सारे रहेंगे अलग अलग दूर दूर। ठीक है, ऐसे रहेंगे जैसे विद्युत अपघटय का विलयन होता है। इस तरीके से मान लो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को आप द्रव में घोलते हो और पदार्थ की सांद्रता रखते हो कम, तो यदि वो पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघटय की भांति व्यवहार करता है, विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करता है, परंतु अब ध्यान से सुनियो, परंतु जब सांद्रता बढ़ जाती है या सांद्रता को आप कर देते हो बहुत ज्यादा, अब वो पदार्थ विद्युत अपघटय की भांति व्यवहार नहीं करता। अधिक सांद्रता पर उस पदार्थ के बन जाते हैं इस तरीके के गोल गोल गुच्छे, इस तरह के। ये एक गोला है, बिल्कुल भी वृत्त नहीं है। गोला तो आपको पता है जिससे आप खेलते हो, बॉल या गेंद या क्रिकेट की बॉल कह दो, फुटबॉल कह दो, वो एक गोला है। और व्रत क्या है? जो हाथ में पहनने की चूड़ी या कड़ा होता है वो होता है व्रत। ये गोला है बेटे। तो जब सांद्रता बढ़ा दी गई है तो सांद्रता बढ़ने पे इनके बन गए हैं गोले, एक गुच्छे बन गए हैं, और इन गुच्छे का जो साइज है वो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और जबकि अलग अलग पड़े हुए परमाणु, उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम सांद्रता पे तो उन्होंने व्यवहार करा विद्युत अपघटय की तरह, पर जैसे ही हमने सांद्रता बढ़ाई तो सांद्रता बढ़ाने से उन्होंने क्या करा? गुच्छे बनाने शुरू करे, पुंज बनाने शुरू करे, गोले बनाने शुरू करे, और हर एक गोले का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहा, और इस गोले को कहा गया या इस गुच्छे को कहा गया मिसेल। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज। कहाँ कंफ्यूज होते हैं? ध्यान से समझिए जरा। कुछ बच्चे बेटे कंफ्यूज पता कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि सर आपने सबसे पहले पढ़ाए थे बहुआण्विक कोलाइड, और सर एक बात बताओ, बहुआण्विक कोलाइड में भी तो परमाणु या अणु आपस में जुड़ रहे थे और वहां भी तो गुच्छे बन रहे थे, और वहां भी तो उन गुच्छों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर था, और आप यहाँ भी वही बात समझा रहे। बेटे वहां और यहाँ दोनों टॉपिक में डिफरेंस पता क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बहुआण्विक कोलाइड है उसमें सांद्रता का कोई लेना देना नहीं है। बहुआण्विक कोलाइड में सांद्रता चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वे परमाणु या अणु आपस में जुड़ के गुच्छे बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्का है बिल्कुल। और यदि हम बात करें यहाँ सहचारी कोलाइड की, तो सहचारी कोलाइड की खासियत यह है कि कम सांद्रता होगी यदि उस पदार्थ की पानी के अंदर या द्रव के अंदर, तो वो विद्युत अपघटय की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा। पर यदि आपने सांद्रता बढ़ा दी तो उसके कणों के गुच्छे बनेंगे, और गुच्छे बनेंगे तो उन गुच्छों का साइज होगा कोलाइडी कणों के साइज के बराबर, और तब बनेगा कोलाइडी विलयन। तो डिफरेंस ये है कि कम सांद्रता पर कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है केवल अधिक सांद्रता पर। ध्यान रखोगे बेटे?
इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा बेटे, जब किसी पदार्थ को, ध्यान से समझेंगे मैंने क्या समझाया, जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तथा उसकी सांद्रता, उसकी का मतलब उस पदार्थ की जिसे आप घोल रहे, उसकी सांद्रता कम होने पर, उसकी सांद्रता कम होने पर वह, ध्यान से समझियो बेटे, विद्युत अपघटय, वह विद्युत अपघटय की तरह या की भांति भी लिख सकते हो, व्यवहार करता है। विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करता है जब उसकी क्या होती है, सांद्रता कम होती है। परंतु सांद्रता बढ़ाने पर लिख दो या बढ़ने पर लिख दो, एक ही बात है। परंतु सांद्रता बढ़ाने पर उसके कण आपस में जुड़कर, उसके कण आपस में जुड़कर गुच्छे, या गुच्छे नहीं कहते तो आप पुंज कह दो, पुंज या कह दो गोले बना लेते हैं। ठीक है, गुच्छे बना लेंगे या पुंज कह दो या गोले बना लेते हैं, जिनका आकार, इन गुच्छों की बात कर रहा मैं, इन गोलों की बात कर रहा, जिनका ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले बनेंगे, बहुत सारे मिसेल बनेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल दिखाया बेटे आपको, मैं मिसेल के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियोज में। तो यहाँ बताया जिनका आकार 1 नैनोमीटर से, इन गुच्छों की बात कर रहे हैं हम, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अतः इनके बनने से, इन गुच्छों के बनने से, इन गोलों के बनने से, इनके बनने से विद्युत अपघटय का विलयन, ध्यान से समझिए जरा, वो पहले कम सांद्रता पे तो विद्युत अपघटय का विलयन मानना जा रहा था, विद्युत अपघटय का विलयन कोलाइडी विलयन में बदल जाता है, कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थों को जो इस तरह की घटना दिखाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बेटे, सहचारी, ऐसे पदार्थों को सहचारी कोलाइड कहते हैं। इन्हें कहते हैं बेटे सहचारी कोलाइड। तथा एक बात और बता दूं, इन गोलों को, जो ये गोले या गुच्छे या पुंज बने, इन गोलों को ध्यान से सुनियो जरा नाम, इन गोलों को बताओ किसे क्या कहते हैं, इन्हें मिसेल कहते हैं। ये जो गोले बनते हैं ना, गुच्छे बनते हैं इनके कणों के, उन्हें कहते हैं मिसेल। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे इस बात को, तो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताऊं आपको बहुत अच्छा, हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। मैं लिख रहा बेटे, सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट जो है वो एक सहचारी कोलाइड है, और इसका सामान्य नाम बताऊं साबुन,
साबुन का रासायनिक नाम है सोडियम स्टीरेट, जो हम घर में यूज करते हैं, और इसका फार्मूला होता है C17H35COONA। ये है सोडियम स्टीरेट, स्टीरेट आयन और सोडियम आयन। तो ये एक सहचारी कोलाइड है और ये बनाता है मिसेल। क्या बनाता है बेटे? मिसेल बनाता है और कोलाइडी विलयन बनाता है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लो आप, एक लिख लो सोडियम लॉरिल सल्फेट। आप सोडियम लॉरिल सल्फेट भी एग्जांपल लिख सकते हो, और ये है डिटर्जेंट, या आप कह सकते हो इसे अपमार्जक। ये अपमार्जक या डिटर्जेंट होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है? CH3CH2 का होल 11, यानी कि 11 बार हमें लिखना है CH2 और SO4Na। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो गए आपके सहचारी कोलाइड। आपको पता चल गया बहुआण्विक कोलाइड क्या है, आपको पता चल गया वृहद आणविक कोलाइड क्या है, और आपको पता चल गया सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड क्या है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर आगे की बात कर रहे हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटे, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 9 जब आप देखोगे एनसीईआरटी का, तो वो क्वेश्चन है कोलाइडी विलयनों को परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मैंने आपको सिखाया था, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में नहीं लिखना है। तो 8 तरह के कोलाइडी विलयन आपको बताए थे, वो वाला आपको उत्तर लिखना है। मैंने लिख दिया बेटे होमवर्क। ठीक है, अब होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप इसे दोबारा करोगे, आप मेन नोट्स बनाओ और उसके बाद इन क्वेश्चंस को लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा पीछे एक्सरसाइज में, ये तो समझ में आ गया ना आपको। 11वां क्वेश्चन है द्रव रागी एवं द्रव विरागी सॉल क्या होते हैं। बताओ, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी बताए थे क्या? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं? बेटे मैंने आपको बताया था, द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि द्रव विरोधी सॉल कह दो या कोलाइड कह दो एक ही बात है, या कोलाइडी विलयन कह दो एक ही बात है। यदि किसी ने कहा द्रव विरोधी सॉल, तो इसका मतलब है द्रव विरोधी कोलाइड, या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन भी आप कह सकते हो। तो ये आसानी से स्कंदित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ द्रव की रक्षक परत नहीं बनती है। द्रव विरोधी कोलाइड जो कण होते हैं उनके चारों तरफ द्रव की रक्षक परत नहीं बनती है, क्योंकि वे हैं द्रव विरोधी। और जब द्रव की रक्षक परत नहीं बनेगी तो विद्युत अपघटन से उस कण की रक्षा कोई नहीं करेगा, और विद्युत अपघटन उस कण का क्या कर देगा? स्कंदन कर देगा। ठीक है बेटे, तो फिर अभ्यास के 12वें क्वेश्चन पे आओ। मैंने ये बातें समझा रखी हैं बेटे सारी आपको। बहु अणुक एवं बृहद अणुक कोलाइड में क्या अंतर है? तो इन्होंने बहु अणुक और बृहद अणुक दोनों के बारे में पूछा है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमने तो बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। सहचारी कोलाइड इन दोनों से किस प्रकार भिन्न है? कुल मिला के इन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि बहु अणुक भी बता दो, बृहद अणुक भी बता दो और सहचारी भी बता दो। बेटे सहचारी कोलाइड इन दोनों से अलग पता क्यों है? वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, पर सहचारी कोलाइड में एक खासियत है कि कम सांद्रता पर तो वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है, पर सांद्रता जब बढ़ जाती है फिर बनता है उसका कोलाइडी विलयन, क्योंकि उसके अणु या कण आपस में जुड़कर बना लेते हैं मिसेल। फिर अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे, कोलाइडों को निम्न आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, घटकों की भौतिक अवस्था। बेटे घटकों की भौतिक अवस्था तो ये लिखी हुई, ये तो 8 प्रकार के हैं, ये भी पढ़ा दिए मैंने। परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति। बेटे परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर ये पढ़ाए थे, बहुआण्विक, बृहद आणविक और सहचारी।
और नंबर 3 है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया। इसके बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर पढ़ाए थे द्रव रागी और द्रव विरागी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अभ्यास का 26वां क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो बेटे 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। नंबर 1 एल्कोसोल, बताओ पढ़ा दिया या नहीं। एल्कोसोल का मतलब एल्कोहल में बना कोलाइडी विलयन। एरोसोल हवा में बना कोलाइडी विलयन। हाइड्रोसोल पानी में बना कोलाइडी विलयन। तो ये सारे क्वेश्चन बेटे मैंने आपको करा दिए और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी की किताब में हैं और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ के समझ के जाओगे और आपके हैंड रिटन नोट्स आप मेंटेन करोगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं फास्ट रिवीजन के लिए और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है बेटे, तो मेरा कहना है कि बेटे आप प्ले लिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करें। रैंडमली कहीं से भी वीडियो को देख के पढ़ोगे तो आपके बहुत कम समझ में आएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके यूनिट, किसी भी यूनिट को आपको पढ़ना है तो सीक्वेंस वाइज यदि स्टडी करोगे तो बेस्ट स्टडी होगी और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और बेटे पढ़ाई हमेशा आपको करते रहना चाहिए जब तक जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।